हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको पता है जीव विज्ञान क्लास 11th में हम 3rd चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 4th चैप्टर लेंगे। 4th चैप्टर है प्राणी जगत। विटिकर के अनुसार आपको पता है सारे सजीव, इस पृथ्वी पे मौजूद जितने भी सजीव हों, चाहे वो छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा बैक्टीरिया या बड़े से बड़ा यूकेलिप्टस का पेड़ या फिर बड़े से बड़ा वेल ही क्यों ना हो, इन सभी को 5 जगत में बांटा गया है। 5 जगत का मतलब 5 किंगडम्स में। ओके, एंड दैट 5 किंगडम्स आर, वो 5 जगत कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमेला। हमने 2nd चैप्टर में मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में पढ़ा और 3rd चैप्टर में पादप जगत यानी प्लांटिया पढ़ा। और पादप जगत के डिवीज़न यानी कि पादप जगत के भाग भी पढ़े। पादप जगत को 5 भागों में बांटा गया है: सेवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिसको हमने पढ़ा। ओके, आज हम विटिकर के अनुसार 5वां जगत, विटिकर ने जो वर्गीकरण किया सारे सजीव का 5 वर्गों में, आज हम 5वां जगत पढ़ने जा रहे हैं, शुरू करेंगे, जो है प्राणी जगत। उसमें सारे के सारे प्राणी को रखा गया है। अब प्राणी जगत क्या है, एनिमेलिया क्या है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ 2nd चैप्टर में, फिर भी मैं बता रही हूँ आपको। देखिए, हर वो सजीव जिसके कोशिका पर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ओके, अर्थात कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। ये बहुकोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, ये परपोषी होते हैं। सबसे मुख्य बात, परपोषी होते हैं। यह अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते। यह अपने खाने के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दूसरों पर निर्भर करते हैं। ओके, तो पादप पे तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट निर्भर करते ही हैं, अन्य जीवों पर भी निर्भर करते हैं, क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। अपने खाने खुद बनाने की क्षमता जो हरे होंगे, जिनमें क्लोरोफिल होगा, केवल और केवल उनमें ही ये क्षमता है। जैसे मैंने आपको बैक्टीरिया के बारे में बताया था, साइनोबैक्टीरिया, वह प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। पादप जगत ये प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। जिनमें क्लोरोफिल है, केवल वही प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, वही प्रकाश अर्थात प्रकाश ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, बाकी किसी में क्षमता नहीं है। प्राणी जगत में यह क्षमता नहीं है। प्राणी जगत अपने भोजन के लिए दूसरों पे आश्रित रहती है। ओके, इनका जो शारीरिक संगठन होता है वह उत्तक स्तर का, अंग स्तर का, अंग तंत्र स्तर का होता है। अर्थात इनका शरीर जो होता है वो उत्तकों से भी निर्मित हो सकता है, अंग भी हो सकते हैं उसमें, और अंग तंत्र हाईएस्ट लेवल भी हो सकता है। जैसे कि मानव में तंत्र है का निर्माण है। ओके, केंद्रक के अंदर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। तो चलते हैं 4था चैप्टर, प्राणी जगत। ओके, कि एनिमल किंगडम क्या है। ओके, तो हम ले रहे हैं अध्याय 4, प्राणी जगत। ओके, चैप्टर 4, प्राणी जगत। देखिए, प्राणियों के बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन प्राणी जगत का मतलब ये है कि हम इसका वर्गीकरण कर रहे हैं, इसमें कौन कौन से जंतु आते हैं, है ना। तो वर्गीकरण का आधार क्या है इनमें? हमने पादप में भी वर्गीकरण का आधार किया था, इसलिए इसमें भी वर्गीकरण का आधार कर रहे हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को आप छाटेंगे कैसे? मैंने बहुत पहले आपको 1st चैप्टर में बताया, किसी भी चीज़ को हम जब छटनी करते हैं, छांटते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं, तो अगर प्राणी हैं, अगर सजीव है, तो कोशिका के आधार पे करेंगे, शारीरिक समिति के आधार पे करेंगे कि शारीरिक संरचना कैसे है ना। एक समित है कि 2 समित है, एक भाग में काटा जा सकता है, 2 भाग में, प्रगुहा किस प्रकार का, ये सब मैं अभी आपको बताऊंगी। पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, जनन तंत्र, ये सब किस प्रकार के हैं, इनके आधार पे वर्गीकरण करेंगे। ओके, तो हम वर्गीकरण का आधार ले रहे हैं। वर्गीकरण का आधार में सबसे पहले मैं लूँगी संगठन के स्तर के आधार पे। ओके, देखिए, संगठन का आधार, शरीर किससे बना है? सबसे पहले कोई भी जंतु जो होते हैं, जंतु कहिए या सजीव, बनती है कोशिका से, एक कोशिका से।
ओके। तो सबसे किसी भी सजीव के शरीर का या किसी भी सजीव के काय का सबसे छोटा भाग होता है उसे कहते हैं कोशिका। ओके, तो कोशिका इज ऑल्सो नॉन एज सेल, इंग्लिश में कहते हैं इसको सेल। ओके, कोशिकाओं के समूह से जो बनता है उसे कहते हैं उत्तक। विशिष्ट कोशिकाओं के समूह को उत्तक या टिश्यू। ओके, विशिष्ट उत्तकों के समूह को कहते हैं, और विशिष्ट उत्तकों के समूह से बनता है अंग। अंग का निर्माण होता है और हर एक अंग का अपना खास कार्य होता है। अंग मीन्स ऑर्गन। ओके, किसी भी सजीव के सबसे छोटी इकाई या मूलभूत इकाई या आधारभूत इकाई या संरचनात्मक और या क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिकाओं के समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, जिनका एक खास कार्य होता है, खास संरचना होती है। और समान उत्तकों के समूह से अंग का निर्माण होता है, जिनका एक अलग काम होती है और पहचान होती है। विभिन्न अंगों से जुड़ करके अंग तंत्र का निर्माण होता है। विभिन्न अंगों से जुड़ के अंग तंत्र का निर्माण होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। ओके, ऑर्गन सिस्टम। तो विभिन्न अंगों से मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण होता है, जो पर्टिकुलर एक फंक्शन करता है, जो किसी एक कार्य को संपादित करता है। जैसे पाचन तंत्र, पाचन तंत्र में बहुत सारे अंग हैं। कैसे? मुख है, जीभ है, दांत है, जैसे पाचन तंत्र में मुख है, जीवा है, ग्रसनी है, ग्रसिका है, आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ये सब मिलके अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। लेकिन उन सब का कार्य एक ही है, वो सब एक ही कार्य को संपादित करते हैं, और वो कार्य है भोजन को पचाना। ओके, तो अब संगठन आधार अलग अलग जीवों का अलग हो सकता है। कोई कोशिका स्तर का हो सकता है, लेकिन कोशिका स्तर का जीव हमने पढ़ा नहीं। कोशिका स्तर में हमने मोनेरा में रख दिया, तो उसको हटा दो। उत्तक के स्तर का, अगर सिर्फ एक ही प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं तो उत्तक स्तर का। अगर अंग पाया जाता है, उनमें अंग तंत्र नहीं पाया जाता तो अंग स्तर का। और अंग से भी आगे तंत्र पाया जाने लगा कि सारे अंग मिल करके एक ही प्रकार की विशेष कार्य कर रहे हैं, तो अंग तंत्र का निर्माण होता है। तो शारीरिक संगठन जो होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है वर्गीकरण के लिए। ओके, तो उच्च स्तर के जो जीव होते हैं उनमें अंग तंत्र पाया जाता है, जैसे कि स्तनपाई का उदाहरण, हाँ, इंसान, मनुष्य। ओके, तो जंतु शारीरिक संगठन के आधार पर अलग अलग स्तर का हो सकता है। निम्न स्तर, उससे उच्च स्तर, और ज़्यादा उच्च स्तर। जैसे कोशिकीय स्तर अगर हम लेते हैं, है ना, कोशिकीय स्तर मैंने बताया सामान्यतः शो नहीं करती है, मान लो। लेकिन आगे जाएंगे, जैसे कि सेलेंट्रेटा है, कोशिका की व्यवस्था अधिक होती है, तो उसमें क्या होता है, कोशिका अपना कार्य संगठित होकर एक साथ होकर करती हैं। जब सारी कोशिकाएँ एक साथ मिलकर कार्य करेंगी तो उत्तक बन जाती हैं। तो उनका शारीरिक संगठन सेलेंट्रेटा का कैसा होगा? उत्तक प्रकार का। तो इनका कार्य स्तर, शारीरिक संगठन। और उच्चतर में जाएंगे आगे तो अंग जैसे एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, इन सब में अंग का निर्माण होता है। तो अंग तंत्र प्रकार का हो गया शारीरिक संगठन। और जाएंगे जैसे मानव में तो अंग तंत्र हो गया। ओके, वर्टिब्रेटा जिसे कहते हैं, कशेरुक। तो आगे से आगे वर्गीकरण बढ़ता जाता है और संगठन का स्तर बढ़ता जाता है। अब देखिए, परिसंचरण तंत्र के हिसाब से, परिसंचरण तंत्र, रक्त का परिसंचरण तंत्र, उसके आधार पर प्राणी दो प्रकार के हैं। एक में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और एक में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ओके, देखो दोनों में मैं अंतर बता देती हूँ। पहला है आपके पास खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरा है बंद परिसंचरण तंत्र। ओके, देखिए
बंद में उदाहरण आपको पता ही है, मानव आ जाएंगे। रक्त का संचार हृदय से अलग अलग अंगों में या अलग अलग कोशिकाओं में, ऊतकों में होता है, परंतु कहाँ? वाहिकाओं के जरिए हर एक अंगों तक, अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचती है, लेकिन क्या? वाहिकाओं। हाँ, वाहिकाएं अलग अलग मोटी होंगी, कहीं पतली होंगी, पहले मोटी होगी और उससे पतली और उससे पतली और उससे पतली, और शरीर में बहाव होगा, जैसे इस तरीके की, ये देखिए, है ना। तो अलग अलग अंगों में बहाव होता है, बंद प्रकार का होता है, जो किस में बहती हैं? रक्त वाहिकाओं में बहती हैं। यदि रक्त वाहिकाओं में बहती हैं तो बंद प्रकार का, और वाहिकाओं में नहीं बहती, है ना, वाहिकाओं में नहीं बहती और हृदय से सीधा ही कोशिका और ऊतकों के संपर्क में आती हैं या डूबे रहते हैं, उसे कहते हैं खुले परिसंचरण तंत्र। ओके, तो दोनों का अंतर साफ है, इसमें वाहिकाओं में बहती हैं, इसमें वाहिकाओं में नहीं बहती। अब ले रहे हैं हम दूसरा वर्गीकरण का आधार, समिति। समिति के आधार पर अलग अलग प्रकार के हैं, समिति के आधार पर 3 प्रकार के हैं। ओके, देखिए, समिति के आधार पे असमिति और ये समिति, द्विपार्श्व समिति। इसको पहले एक आसान भाषा में समझाती हूँ, फिर मैं आपको आगे समझाऊंगी। आपको यदि n को विभाजित करने को कहा जाए, कैसे विभाजित करेंगे? यदि मैं इसके ऊपर विभाजित करूँ तो आप इस तरीके से काटेंगे, यानी कि 2 बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता, है ना। तो असमिति के अंदर इसका मुख्य उदाहरण स्पंज मान लीजिए। किसी भी केंद्रीय अक्ष से यदि कोई रेखा गुजरती है तो बराबर भागों में नहीं काटती, केंद्रीय बीच के भाग से। अर्य समित अगर हम लेते हैं तो अर्य समित मान लीजिए आपके पास O है, O को आप कहीं से भी काटिए इसके केंद्र से, इस तरीके से, यह हर जगह से 2 बराबर भागों में बटेगा। ओके, तो अर्य समित क्या होगा? जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को 2 समान भागों में विभाजित करे, किसी भी केंद्रीय अक्ष से, किसी भी केंद्रीय अक्ष से। ओके, अब द्विपार्श्व समित आता है। अगर द्विपार्श्व समित का मतलब, अगर मैंने ए लिख दिया, आप ए को कैसे बांट सकते हैं? ए को बीचों बीच काट दिया, 2 बराबर भागों में बांट दिया। तो द्विपार्श्व समित का मतलब ये है कि अक्ष से गुजरने वाली रेखा यदि शरीर को 2 समान भागों में बांटे, दायां और बायां भाग, इधर से काटेंगे तो गलत, इधर से काटेंगे तो गलत, इधर से काटे, लेकिन एक शरीर से क्या होगा? अक्ष से गुजरती है यदि, तो 2 समान भागों में बांटे। मानव भी द्विपार्श्व समित में आएगा। ओके, शरीर बीचों बीच काटेंगे तो 2 भागों में बटता है, राइट एंड लेफ्ट। ओके, तो ये है समिति के आधार पे। अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट वर्गीकरण का आधार, द्विकोरकी और त्रिकोरकी संगठन। ओके, देखिए, द्विकोरकी और त्रिकोरकी, यदि प्राणी, किसी भी प्राणी के भ्रूण का, आपका पूरा शरीर भ्रूण से बना है, यदि भ्रूण का स्तर 2 कोशिकाओं का हुआ, 2 कोरकी। अगर भ्रूण का कोशिका का स्तर 3 जो कोशिका से निर्मित हो रहे हैं अलग अलग 3 कोशिकाओं से हुआ तो त्रिकोरकी। ओके, तो द्विकोरकी में बाह्य त्वचा, अंतः त्वचा, 2 त्वचाओं का निर्माण होता है, जबकि त्रिकोरकी जो होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेसोडर्म। ओके, तो त्रिकोरकी क्या होगा? सिलेंड्रेटा इसका एग्जाम्पल होगा। वे सारे प्राणी जिनमें विकसित भ्रूण में 3 भ्रूण का स्तर होता है। ओके, 3 भ्रूण का स्तर, मैं डायग्राम बना देती हूँ। देखिए, इसमें 2 स्तर है ना, अंतः त्वचा और बाह्य त्वचा। अंतः त्वचा बाह्य त्वचा के मध्य एक मीजोगीलिया स्तर पाया जाएगा, लेकिन मीजोडर्म यानी कि त्रिकोरक नहीं होगा, मीजोडर्म नहीं पाया जाएगा। तो 2 ही है, बाह्य त्वचा, अंतः त्वचा और मीजोडर्म। इसके ये हो जाएगा बाह्य त्वचा, एक्टोडर्म जिसको इंग्लिश में कहते हैं, बाह्य त्वचा। ओके, ये हो जाएगी आंतरिक त्वचा, ये हो जाएगी आंतरिक त्वचा यानी अंतः त्वचा। ओके, अब इसमें पाया जाता है एक स्तर मेसोडर्म, जबकि इसमें मेसोडर्म नहीं पाया जाता। एक मेसोडर्म का अपहाशित, मेसोडर्म जैसी संरचना होती है लेकिन मेसोडर्म नहीं होता, पूरी तरह से विकसित नहीं होती, उसे कहेंगे मीजोगीलिया। इन दोनों के मध्य मीजो। अच्छा, आप सोच रहे होंगे क्या है? देखिए,
जब निषेचन होता है नर और मादा युग्मकों का, युग्मनज बनता है एक कोशिकीय। आपको पता है युग्मनज से धीरे धीरे भ्रूण बनता है, भ्रूण और ज़्यादा विकसित होकर के फिर एक पूरा का पूरा प्राणी का निर्माण होता है और प्राणी का जन्म होता है। लेकिन आप अपने बारे में सोचिए, आप छोटे बच्चे थे, उसके पहले माता के गर्भ में आप एक कोशिकीय थे, उसके बाद आप भ्रूण बने, तो आपके शरीर का पूरा का पूरे के पूरे अंग का विकास किससे हुआ? इन अंगों, इन शरीर के भ्रूण के इन कोशिका के अलग अलग स्तरों से ही होता है। वैसे ही हर एक प्राणी में है, उनके अंगों का अलग अलग अंगों का विकास, अलग अलग शारीरिक संरचना का विकास इन्हीं स्तरों से होता है। ओके, तो कोई द्विकोरकी होता है और कोई त्रिकोरकी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास हमारे वर्गीकरण का आधार के अंतर्गत प्रगुहा, सिलोम। ओके, तो द्विकोरकी त्रिकोरकी आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। मीजोडर्म जैसे मानव में मीजोडर्म से हृदय का निर्माण हुआ है, बाह्य त्वचा का निर्माण हुआ है बाह्य एक्टोडर्म से, उसी तरह अलग अलग लेयर के अलग अलग कोशिकीय स्तर से अलग अलग का निर्माण होता है हर एक जंतु में। तो नेक्स्ट प्रगुहा लेते हैं, चौथा हमारे पास है जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिलोम। प्रगुहा, और इंग्लिश में कहते हैं इसको सिलोम। ओके, सिलोम। तो सिलोम क्या है? ओके, देखिए प्रगुहा क्या होता है, शरीर की भित्ति और आहार नाल के बीच में कुछ गुहाएं उपस्थित होती हैं, कैविटी कह सकते हैं, खड्डे टाइप के स्ट्रक्चर। तो गुहाएं उपस्थित होते हैं, जिनमें अनुपस्थित होते हैं उसे प्रगुही प्राणी कहते हैं। ऐसे प्राणी जिनमें प्रगुहा अनुपस्थित होती है उसे कहते हैं प्रगुही प्राणी। ओके, ये प्रगुहा जो होती है वो मध्य त्वचा से बनती है, यानी मीजोडर्म से। अभी जस्ट मैंने ऊपर पढ़ाया था मीजोडर्म, इससे बनती है प्रगुहा। तो जिनमें अनुपस्थित होता है वो प्रगुही, जैसे उदाहरण एनेलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा। देखिए एनेलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा जो हैं ये संघ हैं। तो अभी मैं वापस इनका पूरा का पूरा टेबल बताऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा, ये संघ है। ओके, प्राणी जगत का संघ है। संघ का मतलब फाइलम, किंगडम के बाद फाइलम आता है, आपको पता ही है, तो संघ है। फाइलम का मतलब संघ, हिंदी में संघ, इंग्लिश में फाइलम कहते हैं। तो ये अप्रगुह है। ओके, जिसमें मैं उदाहरण लिख देती हूँ आपके एनेलिडा। सॉरी, आई एम फाइंडिंग अ ब्लैक पेन सो आई एम लेट। एनेलिडा, मोलस्का, वैसे बाद में टेबल भी है उससे भी करा देंगे, और आर्थ्रोपोडा। ओके, अच्छा, कूट गुहा। देखिए कुछ प्राणियों में जो मीजोडर्म होता है पूरी तरह से विकसित नहीं होता, बल्कि मध्य त्वचा और बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा के बीच हल्की सी नाम मात्र उपस्थित होती है, बीच में बिखरी हुई थैली के समान पाई जाती है। तो कुछ प्राणियों में यह गुहा मीजोडर्म से आच्छादित नहीं होती, बल्कि मध्य त्वचा जो होती है बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा के बीच बिखरी हुई पाई जाती है थैली के रूप में, उसे कहते हैं कूट गुही। ओके, और एक उदाहरण है आपके पास स्केला हेलामेंथिस। ओके, स्केलेमेंथिस। ओके, अगुही। देखिए जिन प्राणियों के शरीर में गुहा पाई जाती है अगुही कहलाते हैं। लाइक प्लेटीहेलमिन्थेस के बाद के सब में पाया जाएगा, तो प्लेटीहेलमिन्थेस ये बीमारी उत्पन्न करते हैं। प्लेटीहेलमिन्थेस पैरासाइट्स हैं। ओके, पैरासाइट्स मतलब परिजीव। ओके, ये परिजीव हैं, पैरासाइट्स हैं। प्लेटीहेलमिन्थेस। ओके, तो ये उदाहरण यहाँ। तो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट वर्गीकरण का आधार है खंडी भवन। कौन सा? खंडी भवन। ओके, नेक्स्ट है फिफ्थ, खंडी भवन के आधार पे। देखिए हम संघ को बांटेंगे, आगे हम
अपने अगले वीडियो में संघ के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन संघ के बारे में पढ़ने से पहले मैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बीच में जब मैं उनके कैरेक्टर बताऊंगी, उनके गुण बताऊंगी, उनके लक्षण बताऊंगी, तो आप कंफ्यूज होंगे कि खंडी भवन क्या होता है, प्रगुहा क्या होता है, तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कीजिएगा, और ये जो टॉपिक आज का मैंने समझाया इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। इनकी डेफिनेशन लिखिएगा, बहुत ज़रूरी है, इनकी परिभाषाएं लिख करके और अपने पास रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खंडी भवन, सेगमेंटेशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, सेगमेंटेशन। ओके, सेगमेंटेशन। देखिए, कुछ जानवर ऐसे होते हैं, कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनकी शरीर बाहर और अंदर दोनों तरफ से खंडों में विभाजित होती है, जैसे केचुआ। जैसे केचुआ आप देख सकते हैं, उनका शरीर अंदर से लेके बाहर तक टुकड़ों में बटा हुआ होता है। एनेलिडा संघ के काफ़ी सारे जानवर आ जाएंगे। ओके, केचुआ आ जाएगा, जोंक आ जाएगा, एनेलिडा संघ के। बाहर से भी उनके खंडित होते हैं और अंदर से भी अलग अलग खंडों में उनके नर और मादा और अलग अलग अंग उपस्थित होते हैं। तो कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जिनके शरीर बाहर और आंतरिक दोनों ओर से श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित होते हैं, और कुछ एक अंग की क्रमिक पुनरावृत्ति भी होती है, उसे कहते हैं खंडी भवन। उदाहरण के लिए केचुआ, ओके, और यह विखंडन अवस्था कहलाती है इनके। तो इसका उदाहरण है केचुआ। जोंक भी है। ओके, घरों में देखा होगा आपने, निरीज इंग्लिश में कहते हैं उसको, उसका नाम निरीज है, लेकिन वो आप कान में घुसता है जो जानवर, कुछ इस तरीके का होता है, मिलीपीड, सेंटीपीड उसको कहते हैं। आपने देखा ही होगा घरों में। सॉरी, ये थोड़ा देखा होगा, इस प्रकार का इनका कुछ शरीर होता है। और इनकी खूब सारे टांगे होती हैं, बराबर खंडों में होता है, मुझसे बराबर नहीं बन रहा, बट ठीक है। यहाँ से पैरापोड होते हैं इनके, चलने के लिए पांग पाई जाती हैं, इनसे चलते रहते हैं लगातार, दोनों तरफ पाई जाती हैं। ओके, तो इस तरीके की कुछ संरचना होती है। जोंक आपने देखा ही है, केचुआ आपने देखा ही है। ओके, तो ये है खंडी भवन। ओके, वर्गीकरण का लास्ट आधार जो आपके बुक के बेस पे है, वो है पृष्ठ रज्जु। ओके, छठा है पृष्ठ रज्जु, सॉरी रॉ है, पृष्ठ रज्जु। ओके, देखिए, पृष्ठ रज्जु को इंग्लिश में कहते हैं नोटोकॉर्ड। ओके, यह मध्य त्वचा से बनती है। भ्रूणीय अवस्था में क्या होती है, एक छड़नुमा संरचना। ओके, बाद में यही चल के आगे जब विकसित हो जाती है और रज्जु का निर्माण करती है। पृष्ठ रज्जु युक्त जो प्राणी होते हैं उनको रज्जुकीय कहते हैं, कॉर्डेट, और जिनमें पृष्ठ रज्जु नहीं होता है उनको नॉन कॉर्डेट कहते हैं। और रज्जुकीय जो कॉर्डेट होते हैं वो भी आगे चल के वर्टिब्रेट, कशेरुक और अकशेरुक में विभाजित होते हैं, जिनमें यह रज्जुक आगे चल करके, पृष्ठ रज्जुक आगे चल के जिनमें बैकबोन बन जाती है, रीढ़ की हड्डी बनाती है, उनको कशेरुक कहते हैं, और जिनमें नहीं बनाती है उनको अकशेरुक कहते हैं। तो ये है पृष्ठ रज्जु के आधार पे दो प्रकार के हैं, कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट। ओके, तो पहला है कॉर्डेट, दूसरा है नॉन कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट। ओके, तो आज हमने प्राणियों के वर्गीकरण का आधार लिया कि प्राणियों के वर्गीकरण का आधार क्या है। प्राणी जगत में जो एनिमेला है उसको कोशिका के स्तर पे बांटा गया है,
समिति के आधार पे, प्रगुहा के आधार पे इस तरीके के संघ बांटे गए हैं। तो ये हम अपनी अगली वीडियो में विस्तार से और करेंगे। आज की वीडियो में आप यही काम करेंगे आज का, कि आप इनको अच्छे से लर्न करेंगे और इनको कॉपी में लिखेंगे शॉर्ट नोट के तौर पे, कि द्विकोरकी क्या है, त्रिकोरकी क्या है, प्रगुहे, प्रगुही, कूटगुही, अगुहा किसे कहते हैं, खंडी भवन का उदाहरण, है ना, कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट क्या हैं, और आपके पास समिति में असमित, अर्य समित और द्विपार्श्व समित क्या है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, वर्गीकरण का आधार ही। अगली बार हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।